केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है गतिज। काइनेटिक्स का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल मूवमेंट। केमिकल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट मूवमेंट टू प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है वो किस तरफ होती है, रिएक्टेंट की तरफ होती है। तो इस तरह से जो इसकी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट का मतलब स्पीड से देखा जाता है, और स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पॉइंट हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से। तो उस पॉइंट को लेकर डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ए प्लस बी, और इससे प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, सी बना। तो डी ए अपॉन डी टी। डी का मतलब होता है डेल। डेल का मतलब होता है, डी जो है डेल है मतलब स्मॉल, और ये ब्रैकेट जो होता है ये किसको बताता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। और इसी तरह से जो डीबी होता है उसके लिए हम लिखते हैं डीबी अपॉन क्या हो जाता है, डीटी। और सी वाला क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन क्या हो जाएगा, डीटी। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी पर यूनिट टाइम। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या मूवमेंट ऑफ केमिकल। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस स्पीड से कोई केमिकल मूव करेगा, स्पीड क्या होगी उसकी, किस तरह से हम उसको मापेंगे, ये सब इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओवरव्यू द यूनिट। यूनिट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा इस यूनिट के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन में आगे हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसी के नीचे हम देखेंगे टाइप्स, और टाइप्स में दो टाइप्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही टॉपिक चलेगा, इसी की फर्दर टाइप्स आएंगे हमारे पास। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम फैक्टर पढ़ेंगे कंसंट्रेशन का क्या फैक्टर होगा। ये आपके फ्रंट पेज पे बेटा ड्रा कर लेना सबसे पहले जब हम नोट्स बनाएं, तो हम फ्रंट पेज पे पूरी यूनिट का ओवरऑल व्यू होना चाहिए, ताकि उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। कंसंट्रेशन, उसके बाद हम टेम्परेचर, कैटालिस्ट, ठीक है। ये सब बातें इसके अंदर हम देखेंगे। सरफेस एरिया एंड इफेक्ट ऑफ लाइट। क्लियर। इस टॉपिक को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो एक पार्ट हमारे पास ये होगा। सेकेंड हम चलेंगे बी। उस बी पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक हमारे पास बनेगा ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर फर्दर हम क्या क्या पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में। इसमें हम पढ़ेंगे रेट लॉ, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। टॉपिक बनेगा इसके अंदर।
और एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, खास बात क्या होंगी इसके अंदर, ठीक है। और उसके साथ ही हम ऑर्डर और मोलिकुलरिटी तो हम पता ही होगा, हम यहाँ रेट कांस्टेंट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, और अगला हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट यूनिट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक बनता है यहाँ तक हमारे पास, क्लियर है। और फिर हम सी पार्ट में जाएंगे। सी पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, और इसके अंदर सारे फैक्टर्स इसके काम करेंगे। इसी के साथ फर्स्ट ऑर्डर की एक रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके बाद यहाँ तक तो अपने पास सिलेबस में है, और पिछले साल सिलेबस में जो इसके आगे टॉपिक थे उन टॉपिक्स को हमारे पास सिलेबस में से हटाया हुआ था। तो ये टॉपिक क्या थे, यहाँ हमारे पास आता है अर्नियस इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। और एक अपने पास लास्ट में आता है कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। ये दो टॉपिक्स थे अपने पास, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4। ये दोनों टॉपिक्स रिलेटेड पार्ट में थे पिछली बार 2020-21 के अंदर, इन दोनों का हटाया हुआ था, छोड़ा हुआ था। तो अब की बार भी हम यहाँ से लेके और यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक करेंगे इसको, इन पार्ट्स को छोड़ के चलेंगे। और जैसे ही हमारा सिलेबस रिवाइज होकर आता है, अगर ये डिलीटेड रहेंगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो फिर इनको हम दोबारा नेक्स्ट राउंड के अंदर स्टडी के अंदर इनको तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी यूनिट नंबर 4 ओवरऑल व्यू, जिसको हम स्टडी करने वाले 3 फेज के अंदर करेंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 है, ये अपने पास पार्ट 2 है, और ये अपने पास क्या है पार्ट 3। देयर आर द 3 पार्ट, और जिसके अंदर हम पूरी यूनिट को स्टडी करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है कि ब्रांच ऑफ फील्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच द ब्रांच और फील्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कहता है जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी ब्रांच या उसका फील्ड विच डील्स विद द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म, विच डील्स विद रिएक्शन रेट, अभी हमने पढ़ा था रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, केमिकल काइनेटिक्स, तो हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित, तो हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो कि डेली लाइफ में हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वेदरिंग ऑफ स्टोन्स, पत्थर जो होते हैं उनका धीरे धीरे खत्म होना, बढ़ना, टूटना, उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग ऑफ स्टोन्स ये इसका एग्जाम्पल है।
सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है राइपिंग ऑफ फ्रूट। इसका एग्जांपल है फ्रूट्स का जो बनने का प्रोसेस है वो भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है। कोई फ्रूट अगर राइपिंग हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। ठीक है। तो ये हमारे पास है, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा डेली लाइफ से अगर हम देखें तो ओजोन लेयर का जो डेप्लीकेशन होता है वो केमिकल काइनेटिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओजोन लेयर डेप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन। तो ओजोन लेयर डेप्लीकेट होती है और फॉर्म होती है, मतलब डेप्लीकेट का मतलब टूटती है, खत्म होती है, और या वो बनती है। उस टाइम पे जो होता है उसको हम बोलते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत अच्छा पार्ट रहेगा। देर आर द फोर पार्ट्स जो कि यहाँ इस्तेमाल होंगे, ये हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करें। ठीक है। तो लेट अस कंसिडर, हमने कंसिडर किया ये हमारे पास रिएक्टेंट है एंड पी इज द प्रोडक्ट। ये हमने रिएक्टेंट लिया एंड पी इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नाउ अगर हमसे इसके रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डी आर अपॉन डी टी, और इसके आगे लगेगा माइनस एंड डी पी अपॉन डी टी। मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इस एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मिल्क है, दूध है, ठीक है, उसके अंदर हमने कर्ड, दही दिया, जामुन जिसको बोलते हैं, मान लो 5 लीटर मिल्क है। तो स्टार्टिंग में 5 लीटर में से कर्ड जो है टाइम के साथ साथ पहले 1 लीटर मिल्क 1 लीटर कर्ड में कन्वर्ट होगा, फिर इसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी अमाउंट तो डिक्रीज होती रहेगी और इसकी अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा मिल्क जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये अपने पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो मिल्क से कर्ड में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको अगर एक्सप्रेस करें हम या ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएं तो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म कुछ ऐसे बनेगी कि ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया हमने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किसको एक्सप्लेन करता है, कंसंट्रेशन। और ये जो डी जो है ये किसको बताता है, स्मॉल चेंज को। और ये जो माइनस है ये किसको बताता है, डिक्रीज को, घट रहा है। इसके आगे क्या होगा, प्लस, ये किसको बताएगा, इंक्रीज को। ठीक है। ये हमारे पास है कंसंट्रेशन और ये हमारे पास है टाइम। अब हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की अमाउंट समय के साथ घटती है। तो मान लीजिए रिएक्टेंट अपने पास 5 लीटर था, तो रिएक्टेंट को समय के साथ धीरे धीरे, दूध जो है वो धीरे धीरे घटेगा, तो हमारे पास ग्राफिकल लाइन ऐसे आएगी। और प्रोडक्ट क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था लेकिन धीरे धीरे दूध दही में बदल रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा है। नाउ वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ ग्राफिकल लाइन। तो ये हमें बताता है रिएक्टेंट और ये हमें बताता है प्रोडक्ट। जब टाइम जीरो होता है उस टाइम पे 1 2 3, जब टाइम जीरो होता है उस टाइम पे प्रोडक्ट जीरो होता है और रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो 1 2 3 4 इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्लियर? अब हम डिफाइन कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन
पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम जो कंसंट्रेशन चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम जो कंसंट्रेशन में कोई बदलाव होता है, जैसे ये डी आर अपॉन डी टी है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर मेन जो नोट करने वाले पॉइंट है वो क्या पॉइंट है वो बता ही चुका हूँ। ये जो ब्रैकेट है ये किसको बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, ये क्या इंडिकेट करते हैं, डिक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कितनी डिक्रीज हो रही है कितनी इंक्रीज हो रही है, ये बात इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस बताते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है डी, डी या कई बुक्स के अंदर इसको लिखा होता है डेल, स्मॉल डेल करके लिखते हैं, इस तरह से डेल्टा करके लिख देते हैं, तो ऐसे कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, डी या इस तरह से करके लिख देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल चेंज कहा जाता है, थोड़ा सा बदलाव कहा जाता है। तो ये पॉइंट रहेंगे, पॉइंट आई होप ये लगभग सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो ये पॉइंट्स इसके साथ रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। हमारे पास कोई भी जो रिएक्शंस दे रखी है उसके अंदर ए प्लस बी एरो सी इस तरह से दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट दे रखा है इधर, और ये अपने पास क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस हम कुछ इस तरह से करेंगे, स्मॉल चेंज डी लिखेंगे या डेल लिखेंगे, और इसके आगे कंसंट्रेशन का ब्रैकेट लगाएंगे ए, तो ये अपने पास क्या होगा, डी टी। ऐसे बी होता है, इसके आगे डी बी और डी टी, और सी होगा उसके आगे डी सी अपॉन डी टी, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर, ये किसको बताता है, ये कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, और डी किसको बताता है, स्मॉल चेंज, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन या स्मॉल चेंज इन टाइप। तो अपने पास टाइप्स दो तरह के केस मिलेंगे इसके अंदर। फर्स्ट केस क्या मिलेगा, रिएक्शन विदाउट स्टीक्योमेट्री कांस्टेंट, विदाउट स्टीक्योमेट्रिक कांस्टेंट। कहता कोई ऐसी रिएक्शंस है जिनके अंदर कोई स्टीक्योमेट्रिक कांस्टेंट नहीं है, मतलब सीधी रिएक्शंस है, उनके अंदर क्या होगा, ये देखो, जैसे हमारे पास रिएक्शन ये दे रखी ए प्लस बी एरो सी, ऐसी दे रखी, तो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करोगे तो ये हो जाएगी डी ए अपॉन डी टी, ये इक्वल के साइन आएंगे इनके बीच में, डी वी अपॉन डी टी और डी सी अपॉन डी टी। यहाँ एक खास बात क्या रहेगी, रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होती है, इसलिए इसके आगे क्या लिखते हैं, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। जैसे हम इसका कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इस रिएक्शन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर स्टीक्योमेट्रिक कांस्टेंट नहीं है। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको हम सोल्व करके देखेंगे इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने इसके अंदर SO2, अब इसमें स्टीक्योमेट्रिक कांस्टेंट तो आएगा भी इसके अंदर, तो या फिर H2 प्लस O2 H2O लेके चले, तो कोई भी केस ले लेंगे जिसके अंदर स्टीक्योमेट्रिक कांस्टेंट ना हो तो उसके अंदर आ जाएगा। दूसरे केस ले लेते हैं उसके अंदर बी टाइप, और जो बी टाइप होती है अपने पास वो ये होती है, रिएक्शन विद स्टीक्योमेट्रिक कांस्टेंट। जो स्टीक्योमेट्रिक कांस्टेंट है उसके साथ रिएक्शंस क्या होगी या उसका क्या पार्ट होगा, ये हमें जानना है। ठीक है,
तो हमारे पास स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल ए है और इसके साथ क्या है बी है, इसके साथ क्या है सी है। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a। स्टिक्योमेट्री वैल्यू इस तरह से आ जाएगी और डी ए अपॉन डी टी 1/b डी बी अपॉन डी टी 1/c और डी सी अपॉन डी टी। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी, तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये स्टिक्योमेट्रिक वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ये हमारे पास क्या बना रहे 2NH3। ठीक है, इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो ये क्या हो जाएगा dN2 अपॉन dt। ये माइनस का साइन लगेगा इसके आगे, ये क्या हो जाएगा 1/3 dH2 अपॉन dt। इसका आगे क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा और ये होगा प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ वैल्यू होंगी जिसके अंदर हम इस तरह से एक्सप्रेस वे में इनको कर सकते हैं और सोल्व हो सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। विदाउट स्टिक्योमेट्री में कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टिक्योमेट्री का मतलब होता है आगे अगर ये कांस्टेंट लगा होता है तो ये वैल्यू 1/, में कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, और इस तरह से रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे। दो टाइप्स को, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। टू टाइप्स, वन ए टाइप होती है उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और जो बी टाइप होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल is called average rate of reaction, rate of reaction। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ, ऐसे हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ में इस तरफ हम लिखते हैं कंसंट्रेशन और इस तरफ हम लेके चलते हैं टाइम। ठीक है, अब हमने देखा था कि रिएक्टेंट जो होता है उसकी अमाउंट समय के साथ डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्ट होता है उसकी अमाउंट समय के साथ ऐसे होता है। ये हमारे पास है रिएक्टेंट, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसके दो रीडिंग अलग अलग टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको देखा T1 टाइम पे, मतलब ये हमारे पास T1 टाइम होगा, मतलब एक लाइन हम इस तरह से डालें और जो ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास T1 टाइम, उस टाइम पे रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो एग्जांपल हो सकते हैं R1। T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ली हमने R1। हमने T2 टाइम लिया इस तरह से, T2 टाइम पे कितनी होगी R2। ठीक है, तो रेट ऑफ एवरेज ए वी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन,
तो फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन और T2 अपॉन T1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल आर अपॉन डेल टी, क्योंकि ये घट रही है तो इसके लिए आगे क्या लगाएंगे हम, माइनस का। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, तो ये किसकी हुई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की। और प्रोडक्ट में देखना चाहो तो प्रोडक्ट में हमारे पास मान लीजिए ये प्रोडक्ट में हमने चेक की, थोड़ा सा ऊपर जाके चेक कर ले यहाँ, ये इसका T1 टाइम हो गया, ये इसका क्या हो गया P1, और ऊपर जाके चेक किया हमने तो ये इसका क्या हो गया T2 टाइम हो गया, ये इसका क्या हो गया T2 टाइम हो गया। तो ये रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन निकाले हमने, हमारे पास क्या है P2 अपॉन P1 अपॉन T2 अपॉन T1, और ये अपने पास है डेल P अपॉन डेल T, और ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका क्या क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ये होती है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कहता पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रिएक्शंस होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन ले लिया, तो रिएक्टेंट के लिए हमारे पास ग्राफ ऐसा बनेगा, एक तरफ तो कंसंट्रेशन होगी और एक तरफ क्या होगा, टाइम होगा। तो ये जो ग्राफ आया हमारे पास वो इस तरह से है। अब कोई हमसे अलग अलग टाइम इंटरवल की बजाय कोई हमसे पूछे कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्या होगा, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, इस पर्टिकुलर इंटरवल पे हमारे पास क्या होगी ग्राफ, इस पी पॉइंट पे क्या होगा। इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हमसे पूछे तो हमें बताना है, तो ये मान लीजिए हमारे पास आर है और ये अपने पास क्या है पी। तो नाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल टी, इस टाइम पे और इस टाइम पे क्या वैल्यू होगी एग्जैक्ट, रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब इसकी जो चेंज होगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगी, इस इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आगे चल के डेरिवेशंस करते हैं तो इसके ऊपर हम एक टेंजेंट डालते हैं टेन थीटा, या इस तरह से करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो अपने सिलेबस में यहाँ है नहीं इस तरह की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, इसलिए हम ये देखते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अपने पास आता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अगर हमसे कोई पूछे तो क्या बनेगी, तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू चेंज, पढ़ते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और अपॉन क्या लेते हैं, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अपने पास जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, तो टाइम के लिए हम यूनिट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, आवर्स ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए हमने लिया सेकंड, तो यूनिट हमारे पास क्या बनी, कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर, यूनिट बनी हमारे पास मोल पर लीटर और सेकंड मोल। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो पूरा है कैपिटल मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं और इसको सेकंड इन। ठीक है, ऐसे ही अगर यूनिट तुम सेकंड मिनट रखते हो तो ये मिनट आ जाएगी, आवर्स रखते हो आवर्स आ जाएगी,
इसको कैसे चेंज कर सकते हो, तो मोल पर लीटर, और ये हमारे पास होगी मिनट, ये आएगी अपने पास मोल पर लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगी मिनट इनवर्स, मोल मिनट इनवर्स, ये अपने पास यूनिट बनेगी। ठीक है, ये इसकी कुछ यूनिट है जो इसके अंदर यूज होंगी और जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नोट कर लें यहाँ तक।